बहुत नकली, बहुत कार्टूनिश लग रहा था। इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कहीं ना कहीं से कॉपी है। वही मोटिव क्या, इंटेंशन क्या है आपको अपनी आर्ट बनानी है, उससे कितना प्यार है, या सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट निकालना है। क्योंकि लास्ट मैंने ऐसी भीड़ शायद जवान में देखी थी। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला जो स्पॉइलर फ्री रहेगा, दूसरा जो स्पॉइलर के साथ रहेगा। स्पॉइलर के साथ मेनली 2 से 3 सीन्स जिसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जो हमें समझ में नहीं आए या शायद केओटिक लगे होंगे या शायद जो भी, मतलब तो वो स्पॉयलर्स के साथ रहेंगे। और जो पहला पार्ट जो होगा वो स्पॉइलर फ्री रहेगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी वक्त बाद में एक हाउसफुल थिएटर हमें देखने को मिला और हमें लगा था कि आज तो फुल ऑडियंस है, मतलब पूरा हाउसफुल है, तो कहीं ना कहीं आज तो दबाकर हूटिंग होगी। क्योंकि लास्ट मैंने ऐसी भीड़ शायद जवान में देखी थी, आज के कोई 2-3 साल पहले जब भी ये मूवी आई थी तब, और राज मंदिर में देखी थी जयपुर के। और राज मंदिर जो है वो स्टेडियम हो जाता है जब ऐसे भीड़ खचाखच भरी हुई होती है तो। लेकिन मुंबई की ऑडियंस सभ्य है क्योंकि, और वो अच्छा लगता है देखकर। इतनी सभ्य है कि राष्ट्रगान के बाद में कोई भारत माता की जय भी नहीं चिल्लाता। कम से कम ये तो नॉर्थ इंडिया से सीखो भाई। हर बार राष्ट्रगान खत्म होने के बाद में चीखा जाता है भारत माता की जय। ये तुम्हें ही पसंद है भाई। अगर वन लाइनर में कहूँ तो कांतारा इज़ बेसिकली 2 वर्सेस 1। 1 जो है वो हमारे पॉजिटिव यानी कि हीरो की साइड है, 2 जो है वो नेगेटिव साइड है। अब ये 2 साइड कौन सी है नेगेटिव में? एक है राजा की मोनार्की सिस्टम और एक है डार्क फोर्सेस, और इसके खिलाफ लड़ रहा है हमारा ऋषभ शेट्टी जो कि हीरो है फिल्म का। इसके पहले एक फोकलोर है जहाँ से वो शुरू होती है, यानी कि पूरी कहानी ही फोकलोर के बेसिस पे है, गण देवता जो भी है। तो जिन को कर्नाटका या कोस्टल रीजन के फोकलोर के बारे में नहीं पता या पर्टिकुलर भूताकोला रिचुअल्स के बारे में नहीं पता, उनको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो हुई थी। तो बेसिक ये है, यहाँ पे 2 देवताओं का या गणों का नाम लिया गया है, गुलिगा, पंजुर्ली। गुलिगा जिनके लिए कहा जाता है कि पार्वती जी को एक पत्थर मिले थे जिससे वो देवता या गण में बदले, मतलब वो ऐसा फॉर्मेशन हुआ। तो वो बहुत गुस्से से भरे हुए थे, तो उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तब शिव जी ने बोला कि मैं इसे भस्म कर दूंगा। तब पार्वती माँ ने रिक्वेस्ट की कि आप इन्हें बख्श दीजिए और आप इन्हें धरती लोक पे भेज दीजिए एज अ रक्षक। तो रक्षक इन द सेंस कि अब जो भी नेचर को गार्ड करता है, फार्मलैंड को गार्ड करता है, वो है गुलिगा। सिमिलरली एक और फोकलोर है जो है पंजुर्ली की, या अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ पंजुर्ली है। वराहा, हाँ वराहा को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वराहा की मदर ख़त्म हो जाती है, तब पार्वती उन्हें पालती है, बेबी वराहा को पालती है। वो भी बहुत गुस्सेल होते हैं, एंगर मैनेजमेंट का इशू होता है। तो शिव जी ऐसे होते हैं कि इन्हें भी भेज दो धरती लोक पे। तो पार्वती जी उन्हें भी भेज देती धरती लोक पे, और दोनों का काम, अब पंजुर्ली और गुलिगा जो पत्थर से डेवलप हुए थे, दोनों का काम सेम है, पर दोनों का ऐसा होता है कि मैं करूँगा, तो आपस में फाइट होती है। तो पार्वती कहती है कि सबको बराबर, दोनों को मिलकर काम करना है, ये दोनों का काम है। देन उनकी संधि होती है, इन दोनों मिलकर रक्षा करते हैं। तो बेसिकली पूरी स्टोरी से क्या अराउंड है कि नेचर को गार्ड करना, नेचर अपने लोगों को बचाना और उसको प्रोटेक्ट करना। इतना कुछ मैं याद नहीं रख सकता भाई, ठीक है, हेड्स ऑफ टू यू। तो अब हम बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। फिल्म का सबसे पॉजिटिव जो पॉइंट है वो है उसका VFX और CGI। आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं, VFX जो होता है और CGI जो होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। VFX बेसिकली आप पीछे ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन लगाकर बैकग्राउंड में जो भी आपको चीज़ नई प्लेस करनी है वो आप कर सकते हैं। सपोज़ आपको पीछे दिखाना है दुबई, तो आप दुबई दिखा सकते हैं। लेकिन CGI में आप एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं, खुद से एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, और कैरेक्टर को उसी तरह से बनाया जाता है जैसे गॉड ने हमको बनाया। आपको एक स्किन भी डिज़ाइन करनी पड़ती है, आपको स्कल भी डिज़ाइन करना पड़ता है, आपको वेन्स, नसें जो होती है वो भी डिज़ाइन करनी पड़ती है, उनका ब्लड फ्लो, आपके पसीने, आपकी शेड्स जो सनलाइट से टकरा कर आ रही है। और होता क्या है, हमारे चेहरे पे हमेशा सेम शेड्स नहीं होती, अलग अलग शेड्स होती हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है। और ये जो CGI और VFX है, ये कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ें नहीं है कि आपने किसी कंप्यूटर के अंदर एक आपकी इमेज या एक वीडियो डाला और आपने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इसके अंदर ये चीज़ चेंज करनी है, एंड देन कंप्यूटर आपको समझ गया कि हाँ ये चाहता है पर्टिकुलरली चीज़। कि सपोज़ किसी भी एक वीडियो के अंदर आप चाहते हैं कि एक आदमी को मैं प्लेस करूँ और वो आदमी का जो चेहरा है कुछ इस तरह का हो, आप कितने ही प्रॉम्प्ट दे लें, स्टिल AI आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। उसके लिए स्टिल आपको एक आर्टिस्ट की नीड होती है। ह्यूमन ब्रेन की एक साइकी होती है, उसके साथ इशू ये होता है कि वो
जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना उन्हें बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। आप बताए भले ही नहीं पाओगे कि भाई इसमें क्या गड़बड़ है, मगर आप डिटेक्ट कर लोगे कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। इसको जज कैसे किया जाए कि CGI अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? सबसे बेसिक रूल ये है कि जो ज़मीन है उस एनिमेटेड CGI कैरेक्टर का उस ज़मीन के साथ में कॉन्टैक्ट कैसा है, और यही चीज़ उस फिल्म की सबसे मजबूत है। CGI क्रिएटेड बाघ है यानी कि टाइगर है, उसके जो पॉज हैं यानी कि उसके जो पंजे हैं वो जब ज़मीन को छूते हैं ना, आपको आप मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि 125 करोड़ के बजट में कोई इतनी शानदार चीज़ बना सकता है और वो बाघ इतना रियल फील होता है। मैं शमीम भाई के VFX और CGI ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, वो जब जंप करता है तो वो एक पत्थर के ऊपर से उछलता है, छोटा सा स्टोन होता है, एंड जंप करने की वजह से वो जो पत्थर के ऊपर एक पुश लगता है तो वो पत्थर भी हल्का सा उछलता है, और वो पत्थर के जो क्या कहते हैं डायरेक्शन और जो उसका पेस है और जो उसके ऊपर लगा हुआ फोर्स है वो सब इतने एप्ट है उस जंप के हिसाब से कि आप मतलब इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल कि हाँ यार 125 करोड़ में इन लोगों ने ये चीज़ कर दी। या तो बार्स इतने लो सेट कर दिए हमारे दिमाग में कि 400 करोड़ लगाने के बाद भी ऐसे CGI नहीं हो सकता। 400-500 करोड़ में भी ऐसी मूवी तो नहीं बन पा रही। वही मोटिव क्या, इंटेंशन क्या है आपके? आपको अपनी आर्ट बनानी है, उससे कितना प्यार है, या सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट निकालना है? तो मुझे जो बहुत प्यारा लगा वो था हमारे रूट से कनेक्शन। अभी या आई थिंक मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द जो मूवीज़ बन रही है या तो वेस्टर्नाइजेशन है या कहीं ना कहीं से कॉपी है या कहीं ना कुछ ना कुछ है। इट्स लाइक कि हम दूसरों की लिटरेचर उठाकर अपना खजाना या अपने लिए खजाना तैयार करें, जो कि वो हमारा है भी नहीं। हमारे पास अपने फेस्टिवल से, अपने खुद के कल्चर है, हर जगह कल्चर बदलता चलता है, हर जगह कुछ ना कुछ नई कहानियाँ हैं, फोकलोर से भर भर के हमारे पास स्टोरीज है, लिटरेचर है, तो हम क्यों उसको नहीं सजो रहे, क्यों उसको नहीं दिखा रहे? तो मुझे सबसे अच्छा या बहुत अच्छी बात ये लगती है ऋषभ शेट्टी की कि उन्होंने मतलब अपना बचपन वहाँ पे बिताया है। भूता कोला क्या है, एक फोक थिएटर कह लूँ या फोक आर्ट फॉर्म कह लेते हैं, क्योंकि जिसका स्टाइलाइज फॉर्म यक्षगणा है जो कि थिएटर है। स्टार्टिंग से आई थिंक ऋषभ शेट्टी, जितना मैंने पढ़ा कि वो यक्षगणा थिएटर करते आ रहे हैं, तो उन्होंने उसको जितनी बारीकी से उसमें दिखाया है, आपको फील करवाया है, वो आपको देख के मज़ा आता है। तो जैसा मैंने कहा कि रूट से बहुत कनेक्टेड है, यानी कि एक चीज़ जो आपके पास है ऑलरेडी, तो अपने ही ट्रेजर को आप सामने लेकर आ रहे हो, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये हमारा अपना है और हमें देखना अच्छा लग रहा है, और कहानियाँ ऐसी क्यों नहीं आती है और इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं दिखाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि रूट से कनेक्टेड है। देखिए, एक सबसे बेसिक फंडा चलता है हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस का। वो क्या करते हैं, उनके पास में अगर आप कोई भी स्टोरी पिच करेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम आता, तो वो प्रोडक्शन हाउस क्या करेंगे, आपकी फिल्म की कहानी सुनेंगे। आपने सपोज आपने पिच की एक फाइटर जेट की कहानी, तो वो मैवरिक को लेंगे, टॉप गन मैवरिक, उसके रेफरेंसेस उठाएंगे। इनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये हॉलीवुड के रेफरेंसेस उठाते हैं, और वो जो फ्रेम्स है हॉलीवुड के जिनमें नुआंसेस उनके वर्ल्ड का है, उसको यहाँ डेलिबरेटली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो आपको इंडियन फील देना बंद कर देता है। इसी वजह से आपको बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्म्स जो है वो एज अ प्रोडक्ट नजर आएगी कि एक प्रोडक्ट निकालना है साल के, 2 प्रोडक्ट निकालने, 3 प्रोडक्ट निकालने, उसका जो पैसा वापस आएगा उससे हमको मुनाफा कमाना है। वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती है। ऋषभ शेट्टी के साथ में सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यही है कि उसकी जो फिल्म है वो आर्ट लगती है आपको, क्योंकि उसके रूट्स वहाँ से कनेक्टेड है और उसके नुआंसेस उसको पता है। उसने वो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं लिए है कहीं से भी, उसने वो बनाया जो उसने बचपन से देखा है अपने आंखों को कैमरा आई बनाकर। इस वजह से आपको ऐसा लगेगा दिस इज फ्रेश। सेकेंडली जो मुझे अच्छा लगा कि औरत को एज अ औरत दिखाया है। मैं यूज़ ही नहीं करना चाहती एम्पावरमेंट है, एक्सपोजर नहीं है, बॉडी इतना एक्सपोज नहीं है, न्यूडिटी, सब हटाओ, औरत को औरत की तरह दिखाया है। जैसे नेचर को शो करा तो नेचर में सब कुछ बैलेंस होता है, इसी तरह से बैलेंस से ही इकोसिस्टम वर्क करता है। आदमी के अपने कुछ कार्य है, औरतों के अपने कुछ कार्य है। ट्राइबल पीपल में, ट्राइब में क्या होता है, औरतों के कुछ अपने अधिकार। आज भी नॉर्थ ईस्ट साइड में कुछ ट्राइब्स में औरतों का अधिकार होता है खुद का हमसफ़र खुद चुनने का। तो ऐसा नहीं कि इसमें भी कंपैरेटिवली फर्स्ट फिल्म के कंपैरेटिवली उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि इस बार औरतों को भी उतना ही वेटेज दिया जाए या उतना ही मतलब उसी तरह से दिखाया जाए जिस तरह से उन्होंने अपने मेन एक्टर्स को, आदमी को दिखाया, खुद को दिखाया। कुछ लोग बोलेंगे नहीं वहाँ पे स्किन दिखी थी, सिनेमा बना रहे हैं, लाइफ में भी कुछ चीज़ें होती है, तो इतना चलता है, वो इतना ऑब्जेक्टिफाई लगेगा ही नहीं क्योंकि उसको दिखाया ही ऐसे नहीं गया है। आपको महिला को एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे वैसा ही दिखा दीजिए जैसी वो है। सबसे बेसिक चीज़ होता क्या है कि सिनेमा को लोग रियल लाइफ समझ लेते हैं, ये गलती कर देते हैं कई बार। अब परेशानी क्या है कि सिनेमा जब आप देखते हैं तो आप एक कैमरे के लेंस से देखते हैं, एंड दैट कैमरा का जो लेंस है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी सीन में दिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए आपके, एक बार मैं आंखें दिखा रहा हूँ किसी को, यूँ मैंने आंखें चौड़ी की और गुस्सा किया, एंड देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट शॉट जो दिखाया वो एक बच्ची का दिखाया जो डर रही है। आपको क्या लगा कि मैं हायरार्की में हूँ और मैं उस बच्ची को डरा रहा हूँ। अब सपोज
वो जो लड़की है उसकी जगह मैं किसी मेरे दोस्त को रख दूं जो बिस्किट का पैकेट खोल कर बिस्किट खा रहा है और मैंने वैसे ही आंखें खोल रखी है, अब आपको क्या लगेगा कि ये दोस्त जो है ये इसी का रखा हुआ बिस्किट का पैकेट खा रहा है, या जो भी है बिस्किट का पैकेट या और भी कोई स्वीट, या तो आपको लगेगा कि ये उसके ऊपर दोस्ती के तरह से गुस्सा कर रहा है। ये कैमरे के सिर्फ 2 शॉट्स ने आपको बताया, ऐसा कहीं है नहीं कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। इसी तरह से एंगल्स भी मैटर करते हैं। तो महिलाओं को दिखाने के लिए आपने कैमरे को किस तरह से इस्तेमाल किया है कि आप उसकी स्किन को किस तरह से शो कर रहे हैं, आपने कितना ऑयल लगाया उसके ऊपर, कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ किए और कितने कम कपड़े दिखाए हैं, और उन कम कपड़ों के ऊपर भी आपने सबसे पहला जो शॉट उस महिला को जब इंट्रोड्यूस किया है तो कहाँ पर फोकस किया है, उसकी बट पर फोकस किया है, उसके ब्रेस्ट पर फोकस किया है, या उसके फेस पर फोकस किया है, उसके जेस्चर्स कैसे हैं बात करते वक्त, सेडक्टिव है या जो नॉर्मली हमारे समाज के अंदर महिलाएं हमको दिखती है उनके जैसे एक्सप्रेशन है वैसे एक्सप्रेशन है। जितना इसने बताया, कांतारा फिल्म की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो कहीं भी महिलाओं को, जहाँ तक मुझे याद है, वैसा ही दिखाते हैं जैसी महिलाएं असल में एग्जिस्ट करती है उस वक्त पर करती होगी। एक्शन की बात करें तो पूरा आपको हुक करके रखती है मूवी। थ्रू आउट द मूवी में एक्शन है, चाहे वॉर ले लो, फिर औरतें भी बहुत बहुत कोरियोग्राफ अच्छा एक्शन कर रही हैं वो भी, इवन ऋषभ शेट्टी तो ऑब्वियसली, और जो डांस है जो भूताकोला में होता है वो भी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कैची लगता है। एक मुझे जो और अच्छा लगा वो है सिम्बॉलिज़म। मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है जब मुझे कुछ भी मूवी में सिम्बॉलिज़म काइंड ऑफ चीज़ें दिखती है, और यही मुझे ड्राइव भी करता है कि मूवीज़ में और देखूँ। जब मूवी कांतारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होती है तो एक जगह आके रुकती, लास्ट का सीन होता है कि वो बच्चा तब कांतारा फर्स्ट टाइम बोलता है कि यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहीं पे मेरे पापा क्यों गायब हो जाते हैं, तो वो जो है ना यहीं पे क्यों गायब होते हैं, इट्स लाइक कोक है वो, वहाँ से देव निकलते हैं, वहाँ से गण निकलते हैं, वहाँ से धरती अपने रक्षकों को जन्म देती है काइंड ऑफ सीन, उसी के अंदर से देव आते हैं और उसी में वापस अपना काम करके समा जाते हैं। टॉप शॉट है, बच्चा आई थिंक केले के पत्ते के ऊपर है शायद, है ना, और उसके जस्ट बगल से बाघ यानी कि टाइगर गुजरता है। इतना खूबसूरत शॉट है वो भाई, मैं ऐसे हो गया था, वाह यार ये क्या शॉट रचा इन लोगों। सो वन मोर पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है लैंग्वेज। भूताकोला में वो लोग कुछ मंत्रास चैंट करते हैं, तो वो इन्होंने डब नहीं किया है कि जैसा चैंट होता है या जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक ही रहने। एक्टिंग सबकी अच्छी है, लिटरली सबकी अच्छी है, कोई भी कास्टिंग आउट ऑफ ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्यों ले लिया, ऐसा नहीं लगता। विलन गुलशन देवया, वाह भाई उस बंदे ने क्या कैरेक्टर किया। मर्द को दर्द नहीं होता में भी नेगेटिव शेड दिखाई थी, लेकिन ये वाली शेड तो बहुत ही कमाल थी यार। ऐसा फील दे रहा था कि वो डम भी है, एंगर मैनेजमेंट भी है, ईगो भी है ना, बहुत मिक्स था सब कुछ। ऋषभ शेट्टी ऑब्वियसली कितनी बार बोलेंगे, मुझे इवन ट्राइबल जो पीपल उन्होंने लिए ना, जो मेन प्राइमरी या सेकेंडरी में आते हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर्स थे। अरे उन्होंने VFX नहीं किया उस चीज में भी, मगर जितने भी लोग थे ना उन सबको हायर किया है बकायदा 50 दिन शूट के अंदर कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस मुझे रियल चाहिए। तो ये रियलिटी जब आप रियल दिखाओगे तो आपको फील भी तो उतना ही होगा। मुझे थोड़ा शायद हो सकता कोई मुझसे अग्री ना करे, क्योंकि मेरे दिमाग में ना ऑलरेडी एक बार सेट था अनुष्का शेट्टी को लेकर, तो देयर इज़ अ फायर, देयर इज़ अ ग्रेस उनकी आंखों में। अनुष्का शेट्टी और प्रभास का जो भी कनेक्शन बनता है तो उन्हें स्पार्क होता है, मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगी एक्ट्रेस, अच्छा एक्ट भी किया, डिसेंट है, बहुत प्यारी है, पर मुझे देयर इज़ अ फायर मिसिंग लगा। इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि हमको क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हैं जो हमको पसंद नहीं आया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हमारे कुछ सवाल जो फिल्म को देखकर स्टिल रह गए वो। तो सबसे पहला तो ये है जो मुझे लगता है मेजर पॉइंट, नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए ये फिल्म थोड़ी सी मुसीबत बनकर आई है, क्योंकि एज अ नॉर्थ इंडियन आपको वो जो कहानी है, मतलब वो जो फॉकलोर्स हैं उनकी, वो आप उससे भलीभांति परिचित नहीं है। जैसे वो लोग हमारे जो लोक देवता हैं उनसे परिचित नहीं है। आपके भी काफ़ी सारे लोक देवता होंगे आसपास, जैसे तेजा जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही परिचित नहीं है, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खलती है। आप दूसरी परेशानी ये शुरू होती है कि फिल्म के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ अनफोल्ड होती है साइमल्टेनियसली, कभी कभी 2 से 3 कहानियाँ भी साथ में अनफोल्ड हो रही होती हैं, और कहीं ना कहीं नरेशन बहुत केओटिक हो जाता है। इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप कैरेक्टर्स से फेमिलियर होते हो उससे पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें आगे निकल जाती हैं। तो फिल्म बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट करती है, बम्बार्ड करती है आपके आगे। वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए फिल्म को समझना और फिर स्टिल आपकी आंखें गड़ाए रखना, ये एक मेन स्ट्रीम फिल्म के लिए थोड़ी सी मुसीबत बनकर आता है सामने। तो मुझे ये एक मेजर प्रॉब्लम लगी कि फिल्म थ्रेड की तरह नहीं चलती है, फिल्म बहुत केओटिक हो जाती है, स्टोरी लाइन के बेसिस पर फिल्म अनक्लियर रहती है और फिल्म कंफ्यूजिंग हो जाती है। दैट्स इट। लेकिन फिर भी ऐसा कि विजुअल्स चल रहे हैं तो ठीक है देख लेते हैं, अब वापस आएगी, वापस देखेंगे तो शायद
क्लियर हो जाए। दो चीज़ें और हैं। पहली ये कि फर्स्ट हाफ जो है फिल्म का, उसके अंदर स्टोरी लैग करती है। एक पर्टिकुलर चंक है जो उन्होंने ह्यूमर के लिए डिज़ाइन किया है, और वो जो जगह है जहाँ पर ऋषभ शेट्टी जाता है उससे फेमिलियर करवाने के लिए उसे इंट्रोड्यूस किया है। और एक आध चीज़ें और हो सकती हैं, वो बहुत लंबा हो जाता है, स्ट्रेच। प्लस जो हिंदी डबिंग का मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये बड़ा गंदी तरीके से डब किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्गर ही हो जाते हैं। 3-4 आप जोक होता है ठीक है, बट कंटिन्यूसली चल रहा था, आपको ऐसा लगता है बंद करो ना, नहीं आ रही है हंसी। बट साइमल्टेनियसली आप इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा है नहीं। सेकंड हाफ का सेकंड पार्ट बहुत केओटिक हो जाता है। अब ऐसा है कि अब बस चल रहा है, अब आप सिर्फ देख रहे हो, जो क्योंकि चल रहा है वो अच्छा आप देख रहे हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता अभी कौन से वाले आ गए, अभी कौन से भगवान है, अभी कौन से गण है, अच्छा तो ये नहीं है, अच्छा ये है। तो ऐसा हो जाता है। और आप क्योंकि आप बार बार ऐसे पीछे नहीं कर सकते ना मूवी को, आप देख रहे हो सामने, तो इट्स लाइक कि हाँ ठीक है। एक क्लाइमैक्स से जस्ट पहले कैरिकेचर आता है जो भी सीजीआई से डेवलप्ड है, वो भी थोड़ा कमज़ोर है। वहाँ सीजीआई आपको बहुत खलता है कि यार ये क्यों, एक तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती है, और दूसरी चीज़ कि वो सीजीआई कैरेक्टर क्यों ही बनाया। चलिए अब बात करते हैं कि क्या हमें फ़िल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, बताओ। तो देखनी तो चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा सा केओटिक हो जाता है, बट स्टिल ना आप देख के, आपको अगर आपकी आंखों को सीरीन फील हो रहा है तो क्यों नहीं देखना है। और क्या कहते हैं, जो लोग 400-500 करोड़ लगा के नहीं बना पा रहे हैं, वो इन्होंने 125 में बना दिया है। अगर यही बजट है तो भाई देखनी तो चाहिए। और यार वही है कि सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस ही ये फिल्म जो है उसी के लिए बनी है। हॉल में देखो मज़ा आता है। तो हम कोई वीडियो बनाएं और बकचोदी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कल हमने वीडियो शूट किया, फिर रात में एडिटिंग के वक्त पता चलता है कि बीच में ही वीडियो बंद हो चुका था, और वो भी मेरा, चंदन का नहीं। खैर वक्त बर्बाद ना करते हुए जहाँ पे वीडियो बंद हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। मुझे सिर्फ 2-3 सीन्स के ऊपर बात करनी है जो मुझे समझ में नहीं आए, शायद क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया साइड से हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया होगा। आपको अगर समझ में आए तो आप मुझे बता देना, जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो के साथ भी किया, तो समझा दीजिएगा। बैड पीपल के साथ में मोनार्क, जो दोनों मिलके साथ में बुरे लोग हैं और एक अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो इनमें तीनों के मोटिव मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि मेरी आगे की जो कन्फ्यूजन है उसको हम उस पर बात कर पाएँ। किंग के बैक स्टोरी अगर अपन जाएँ तो उसका जो फादर होता है बहुत क्रूअल होता है। वो जंगल में आता है, तबाही मचाता है, तो उसके जो गण होते हैं, हमारे देवता होते हैं, उसको मार देते हैं। वो जो अभी प्रेजेंट किंग है वो बच जाता है, पर वो तब बच्चा होता है, तो बच्चा भागते हुए जाता है जंगल के एक एरिया में जहाँ पर डार्क पावर रहती है, यानी कि जो राक्षसों को पूजते हैं, काला जादू करते हैं, या जो भी डार्क पावर, वहाँ जाता है। वहाँ पे जाकर वो बोलता है कि मैंने उस जंगल में ब्रह्म राक्षस देखा है। नाउ वो लड़ाई जब पूरी मूवी के टाइम पे दिखा रहे हैं, इट्स लाइक कि देवताओं के आकार दिख रहे हैं, एक चमकता हुआ काइंड ऑफ आग जैसा चमकता हुआ आकार है। ब्रह्म राक्षस, अब एक बच्चे ने जाके बताया तो ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसा तो बोलेगा ना भूत देखा वाला, तो भूत देखा है। तो ब्रह्म राक्षस हमें ऐसा समझ में आता है कि ये बच्चा उन देवताओं के आकारों को बोला उनको जाकर, डार्क फोर्सेस को, कि मैंने ब्रह्म राक्षस देखा है। अब मैंने आपको ये इसलिए सुनाया, यहाँ पे मेंशन हुआ था ब्रह्म राक्षस। हमें अब तक लगता है पूरी मूवी में कि ब्रह्म राक्षस जो है वो बच्चे को ही ऐसे कि भूत देख लिया वाला सीन है। चंदन ने जैसे कहा कि VFX अच्छा है, CGI अच्छा, सब कुछ ऑन पॉइंट चल रहा है, एंड देन वो लिटरली ब्रह्म राक्षस ले आते हैं। जब लास्ट है सेकेंड हाफ का सेकेंड पार्ट, जब वॉर हो रही है, लास्ट टाइम है, अच्छे लोगों की बुरे लोगों के साथ लड़ाई हो रही है। हमारा मेन एक्टर ऋषभ शेट्टी, जो कि खुद एक पंजुर्ली है, गण है, उनको उन्हीं की शक्ति रियलाइज़ कराने के लिए गुलीगा, आई थिंक मुझे जो लगता है कि जो बूढ़े जो रहते हैं उनके साथ में हमेशा, जो सिर्फ उनको दिखते हैं, वो शायद गुलीगा है। तो उन्होंने, गुलीगा ने कहा जाओ वहाँ पे अपने उसी ओरिजिन के एरिया में जाओ, वहाँ पे गंगा नदी को तुम्हें रास्ता दिखाएगी और वहीं पे जाकर तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा। ओके, अब क्या लगता है आपको यहाँ पर कि वो जाएगा, मतलब ऋषभ शेट्टी जाएंगे और आपको पता चलेगा कि भाई पंजुर्ली ही है, या फिर इन सच में ये कोई गण है, सच में भगवान है, या फिर शायद ऐसे ही इंसान है और कुछ एक्स्ट्रा पावर्स उनको मिली है। मतलब कुछ तो होगा ना, क्या रीज़न है, कुछ तो बताएंगे उनके बारे में जो हमें नहीं पता है, ताकि स्टोरी आगे बढ़ेगी, ताकि स्टोरी में समझ में आएगा कि क्लाइमेक्स में हेल्प करेगा कि इनके ओरिजिन का रीज़न क्या है, या फिर वो बच्चा जो था वो कैसे मिला, कहाँ से आया। गंगा मैया के रास्ते के थ्रू वो जाते हैं, एक पर्टिकुलर गुफा टाइप बनी हुई है जहाँ पे एक शिवलिंग है, उन्हें ब्रह्म राक्षस मिलता है।
जिनसे उनकी फाइट होती है। अब पहला, ब्रह्म राक्षस बहुत नकली, बहुत कार्टूनिश लग रहा था। क्यों था वहाँ पर नहीं पता, और क्या ज़रूरत थी ये करने की नहीं पता। तो मैंने ये लॉजिक दिया कि मे भी शायद शिव जी की जो गुफा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो ब्रह्म राक्षस वहाँ पर है। ब्रह्म राक्षस और ऋषभ शेट्टी की फाइट होती है और ऋषभ शेट्टी उनको हरा नहीं पा रहा होता, लेकिन वो शिव जी के पास कैसे न कैसे शिवलिंग के पास पहुँचता है, उसको और शिवलिंग का जो साइड में त्रिशूल उनको पकड़ता है, उतने में ही ब्रह्म राक्षस जो है वो हाथ जोड़ लेता है। अगर ऋषभ शेट्टी ने त्रिशूल पकड़ लिया है, एक नाग आता है और सराउंड करता है, क्योंकि नाग सराउंड किया और हमने नाग और शिव जी को ही देखा है, बट वहाँ पे वराह वराह पंजुर्ली पंजुर्ली वराह वराह चैंट हो रहा था, तो कि जो कि ऐसा है नहीं, तो यानी कि वो शिव अवतार नहीं है। पर वो जो दिखाया है बड़ा कन्फ्यूजन था हमारे लिए कि ये ऐसा क्यों दिखाया, ये शिव जी हैं क्या, ये शिव अवतार है क्या ये कोई, पर नहीं, या फिर शिव जी की परछाई कह लो एक बार को, जो यहाँ पे कहा जाता है लोकली शिव जी की परछाई आना नॉर्थ इंडिया साइड में, ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं है। वो बाद में ही क्लियर होता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना वो बार बार चैंट हो रहा होता है वराह वराह, तो इट्स लाइक वो पंजुर्ली ही है। ओके, ये भी समझ में नहीं आता है, ब्रह्म राक्षस समझ में नहीं आता है, शिव वाला फैक्टर समझ में नहीं आता है, और लास्ट में जो चीज़ हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि वो सिमिलर लिंक करती है। यहाँ पे जब मेन विलन है हमारी, जो कि प्रिंसेस खुद है, ऋषभ शेट्टी को बोलती हैं पंजुर्ली को, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, मैं खुद में पूरी हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। तो ऋषभ शेट्टी बोलते यानी पंजुर्ली बोलते कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरी बहन तुम्हें मारेगी। अभी तक मुझे लग रहा था कि शिव का अवतार है, तो क्या लगता है कि अर्धनारेश्वर बनेंगे, आधा शिव आधा पार्वती, ऐसा ही लगेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला मेरी बहन आएगी, यानी कि वर्ती, जो मैंने पढ़ा है कि वर्ती या वर्ते उनके बहन का नाम है, तो वर्ती आती हैं एंड देन विनाश करती है। शिव जी आपने उन्हें क्यों दिखाया, हो सकता है शायद भूताकोला में कुछ ऐसे रिचुअल्स होते होंगे जो जिससे मैं अनजान हूँ या हमें नहीं पता, और शायद इस तरह का पंजुर्ली को ऐसा दिखाया जाता होगा, मुझे नहीं पता। बाकी स्टोरी बाकी क्या, बाकी आप देखने जाओ, अच्छा है, थैंक यू, और बनाओ यार ऐसी मूवीज़।